हेलो फ्रेंड। तो आइए आज की वीडियो के माध्यम से कुछ जीके के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। तो इस दोनों को आपको एक साथ जोड़ के याद करना है। मक्खी का म से मक्खी और म से मुस्का डोमेस्टिका, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, दोनों के लास्ट में डोमेस्टिका लगा हुआ है। ठीक है। अगला बताइए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टाइग्रिना है। इसके बाद कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? केनिस फैमिलियरीज। देखिए, क से क्या होता है? कुत्ता, और क से केनिस होता है। और कुत्ता जो होता है वो फैमिली मेंबर में घुल मिलकर रहता है, तो उसको हम फैमिली का मेंबर कह सकते हैं। तो क से क्या हो गया? कुत्ता, तो क से केनिस फैमिलियरीज हो गया। ठीक है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। गाय का बोस इंडिकस। उसके बाद आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मैग्नीफेरा इंडिका। आम का मैग्नीफेरा इंडिका हो गया। कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? उसका नीलम्बो न्यूसीफेरा हो गया। तो इन सब के वैज्ञानिक नाम को आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इमली व अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, तो नॉर्मली जो खट्टे फल होता है जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इमली व अंगूर में आपको याद करना है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली व अंगूर में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। और फल से रिलेटेड 3 प्रकार के आपको क्वेश्चन याद रखना है कि एक तो पूछेगा कि खट्टे फल में, तो खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक साइट्रिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसको हम आगे बताते हैं, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और कच्चे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। और फल के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। अब देखिए कि साइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो खट्टे फल में पाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये फिटकरी में पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। कुछ और की बात करें तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इन चार को एक साथ पेयर बना के याद कीजिएगा। इसके बाद बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें आपको अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि कुछ हीरा जो होता है वो काले होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो जो हीरा काले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं, जिसका प्रयोग शीशा काटने में किया जाता है। हीरा से संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हीरा की बात करें तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ठीक। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 होता है। हीरा पे जब लाइट पड़ता है तो बहुत ज़्यादा चमकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हीरा प्रकाश के किस घटना के कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है कि सुचालक होता है? उससे विद्युत आ जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो हीरा ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। क्या होता है? दोनों का कुचालक होता है। उससे ऊष्मा और विद्युत दोनों क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन बनता है कि रेडियम से निकलने वाला जो एक्स किरण होता है वो जब उस हीरा पे पड़ता है तो कौन सा कलर उत्सर्जित करता है? तो हरा रंग उत्सर्जित होता है। कौन सा? जब एक्स किरण, वो रेडियम से निकलने वाली एक्स किरण हीरा पे पड़ता है तो वो हरा रंग उत्सर्जित करता है। ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, अगर शब्द के प्रयोग की बात करें तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो स्लाइडेन और स्वान ने किया था 1838 ईस्वी में। ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने किया। कोशिका से संबंधित और क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और बॉडी की बात करें तो बॉडी के सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? किस पार्ट की? तो वो अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ी होती है बॉडी में। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो एक जीवाणु है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, इसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक। और कुछ क्वेश्चन की बात करें तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुवे ने किया। कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम का खोज किसने किया? रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? गोल्जी को कहते हैं। गोल्जी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने किया। तो ये कोशिका से संबंधित सारे प्रश्नों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति किस कंडीशन में उसके छत से जाकर के टकरा जाता है?
देखिए, लिफ्ट से संबंधित आपको 4-5 क्वेश्चन याद रखना है। कई कंडीशन, जैसे कि जब आप लिफ्ट में बैठते हैं तो क्या होता है, कभी आपको भारहीनता महसूस होता है, लगता है कि हमारा जो रियल भार है उससे ज़्यादा कभी लगता है, कभी लगता है कि हमारा भार घट गया, कभी लगता है कि भारहीनता एकदम शून्य की अवस्था में चले जाते हैं, कभी उसके छत से जाकर के टकरा जाते हैं। तो ये सब किस कारण होता है, क्यों होता है, गौर से समझिए इसको। अगर पहला कंडीशन पूछेगा, ठीक है, कि अगर लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, समान वेग रहेगा, यानी कि वेग का मतलब क्या है, समान वेग का, कि वेग एक ही वेग है, ठीक है, वो यानी कि गति जो है वो बदल नहीं रहा है। तो समान वेग से जैसे पूछेगा कि समान वेग से ऊपर जा रहा है लिफ्ट या नीचे आ रहा है, तो उसमें जो व्यक्ति बैठा है वो अपने भार में क्या महसूस करेगा, तो उन्हें कोई महसूस नहीं होगा, ठीक है, उसका जो रियल भार होगा उसे उतना ही लगेगा, ठीक है, तो उसके बाहर में कोई चेंज उसको नहीं महसूस होगा। दूसरा कंडीशन, कि अगर लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है या त्वरण के साथ नीचे आ रहा है, जैसे ही त्वरण लग जाएगा तब आपको समझना है, ध्यान देना है कि त्वरण के साथ अगर ऊपर जाए या नीचे आए, तो त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मतलब है कि वेग परिवर्तित हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो वो वेग परिवर्तन हो रहा है। तो त्वरण से पूछेगा कि अगर त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो व्यक्ति के भार में क्या महसूस होगा, तो जो उसमें व्यक्ति बैठा होगा उसको लगेगा कि हमारा भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, क्या लगेगा, भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। और त्वरण के साथ अगर नीचे आएगा तो क्या महसूस करेगा, तब उसको लगेगा कि हमारा भार घटा हुआ महसूस होगा, ठीक है। दो कंडीशन ये। तीसरा, कि अगर लिफ्ट में बैठा व्यक्ति, अगर लिफ्ट मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, कहीं भी अगर मान लीजिए कि रस्सी टूट जाए लिफ्ट का, तो एकदम शून्य की अवस्था से सीधा डायरेक्ट नीचे गिरता है, तो उस स्थिति में उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा होता है उन्हें क्या लगता है, तब उन्हें भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। क्या होता है, भारहीनता की स्थिति महसूस होता है, ठीक है। जब हम स्वतंत्र रूप से हवा में आ जाते हैं, हवा में से गिरते हैं, तो वो जो हवा में रहते हैं तो क्या होता है, भारहीनता की स्थिति होता है, हमें अपना भार शून्य लगता है, महसूस होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बनता है, इसे लास्ट क्वेश्चन, कि किस स्थिति में उसमें बैठा हुआ व्यक्ति उसके छत से जाकर के टकरा जाता है। देखिए, जब लिफ्ट का त्वरण, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, इससे अगर अधिक हो जाएगा तब ये कंडीशन होगा, ठीक है, तब उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति क्या होगा, ऊपर फेंका जाता है। जैसे कि समझिए आप कि एक डब्बा है और इस डब्बा में गेंद है, ठीक है, और एक बार हम इस डब्बा को, ठीक है, नॉर्मली यहाँ से पकड़ के छोड़ते हैं, जब गिरेगा तो उस डब्बा के नीचे जो गेंद है वो गेंद उस डब्बा के नीचे सतह पे है, तो उस सतह पर ही रहेगा जब तक गिरेगा, जब तक हवा में रहेगा तो उसके सतह पे ही रहेगा, गिरेगा। तो ये किस प्रकार से गिरा, ये पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, गुरुत्वीय त्वरण है, उस बल से गिरा। और एक बार हम क्या करेंगे, उस डिब्बा को हम क्या करेंगे, फेंकेंगे कस के नीचे। तो जब नीचे कस के फेंकेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि जो डब्बा है उसको हमने क्या किया, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उससे अधिक त्वरण के साथ हमने फेंका है नीचे, लेकिन उसके अंदर जो गेंद है वो क्या पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिर रहा था, लेकिन जैसे हमने डिब्बा को कस के फेंका, क्या हुआ कि वो ऊपर जाकर के उछल जाएगा, ठीक है, और वो छत से जाकर के टकरा जाएगा। तो सेम वही लिफ्ट में भी होता है कि अगर लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसके छत से जाकर के टकरा जाएगा। ये 5 क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देखिए, रेड क्रॉस की हम बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया, हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने कब किया था, 1863 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ किया था, जेनेवा में किया था। स्विट्जरलैंड की एक शहर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, तो जेनेवा में इन्होंने इनकी स्थापना किया था। कब, 1863 ईस्वी में। रेड क्रॉस क्या काम करता है, तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे जब कोई आपदा आती है या युद्ध के समय बहुत ज़्यादा तबाही मचती है, तो उस समय में जो जिन्हें ज़रूरत की आवश्यकता होती है तो उन्हें कठिनाइयों से क्या राहत दिलाने का काम करते हैं। तो युद्ध और विपदा के समय, यानी कि विपत्ति से राहत दिलाने का काम क्या कौन करता है वर्ल्ड लेवल पे, तो ये रेड क्रॉस करते हैं। और इसीलिए 1863 में इसकी स्थापना हुई और 1963 आते आते 100 साल के अंदर इन्हें 3 बार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये 3 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। यही पूछ रहा है कि कितना बार मिला, तो 3 बार मिला। कब कब मिला, तो पहली बार मिला इन्हें 1917 ईस्वी में, दूसरी बार मिला 1944 ईस्वी में और तीसरी बार मिला 1963 ईस्वी में। 3 बार ये नोबेल पुरस्कार मिले। और 8 मई को एक या कुछ कर याद रखिएगा कि 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस है। इन सब क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि युद्ध भूमि में मारा जाने वाला सल्तनत काल का एकमात्र शासक कौन था। देखिए, पहले सल्तनत काल को समझिए। सल्तनत काल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच को हम के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, सल्तनत काल के नाम से जानते हैं।
सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला उसका जो वंश है सबको याद रखना है आपको। तो पहला कौन सा वंश है? गुलाम वंश है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और यह वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। दूसरा वंश है खिलजी वंश, इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया और यह वंश 1290 से 1320 तक चला। तीसरा वंश है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया और जो कि 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चला। चौथा वंश है सैद वंश, जिसकी स्थापना खिज्र खान ने किया और यह वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। और आखिरी वंश, पांचवा वंश है लोदी वंश। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया और जो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसी लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी और यही युद्ध भूमि में मारा गया। और वो किस युद्ध में मारा गया? तो पूछता है आपसे, ये भी यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, तो इसका समय शासनकाल था यानी कि 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच में, 1517 से 1526 ईस्वी के बीच में। और वही 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसका डेट भी याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ पानीपत के मैदान में, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ? मारा गया और बाबर विजयी हुए। इसके साथ ही क्या हुआ कि लोदी वंश का खत्म हो गया और एक नवीन राजवंश की स्थापना की है बाबर, यानी कि मुगल वंश की स्थापना की। तो वही क्वेश्चन है कि पूरे सल्तनत काल में युद्ध भूमि में मारा जाने वाला एकमात्र शासक कौन था? यही था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा